आज हम अपने घरों में बैठे हैं, हम भारत के निवासी हैं, अपने घरों में बैठे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजंस हमारे आसपास की कंट्रीज़ में लिए जा रहे हैं या फिर उन कंट्रीज़ में जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन है या फिर रिलेशन है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो डिसीजंस ले रही हैं, अब डिसीजंस कौन से, या तो इकोनॉमिक डिसीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस हो सकते हैं, और आज के सिनेरियो में हम कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं, सोशली भी हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं जो दूसरी कंट्रीज़ ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया में इम्पैक्ट डालती हैं, हम पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? कहीं ना कहीं इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक हमें रास्ता मिला कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस रास्ते की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स ये जो हैं वो शेयर होती हैं, वो उनका सोल्यूशन निकलता है ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिल रहा है। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान और हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स फ्रॉम NCERT सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर पढ़ें इससे पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मार्केट में जाते हैं, हमें नया फ़ोन लेना है, तो इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन USA, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आकर अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। एंड कितना इजीली हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, परचेज़ कर पा रहे हैं। हमें पढ़ने जाना है, हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके पढ़ सकते हैं। हमें कुछ सीखना है, हमें बिज़नेस करना है, तो हम दूसरी कंट्रीज़ में बिज़नेस कर सकते हैं। हमें ट्रेड करना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कितना इजी हो गया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। हमारा जो इशू है वो कहीं ना कहीं अब हमारा इशू नहीं बना है, वो हमारा ग्लोबल लेवल पे जो है वो इशू बन चुका है। कोई भी प्रॉब्लम होती है कंट्री में तो वो एक ग्लोबल लेवल पे भी देखी जाती है। आज बहुत सारी हमने देखा होगा रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, कहीं ना कहीं। अब डिफरेंट कंपनीज जो हैं, वो कंपनी तो किसी और कंट्री की होती है लेकिन मैन्युफैक्चर कहीं और करती है। सपोज़ मैंने एक कंपनी खोली, मेरे को मैन्युफैक्चर करना है कुछ अपना प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे करने के बजाय मैं चाइना जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाती हूँ, तो मैं वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हूँ। तो आज के सिनेरियो में ये भी पॉसिबल हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैंने एक फर्म खोली, मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मैं अपने जो पेन हैं वो मैं आगे जाके मतलब किसी दूसरी कंट्री में भी उनको बेच सकती हूँ, कनाडा जाके उनको सेल कर सकती हूँ, चाइना में बेच सकती हूँ, यूरोप जाके बेच सकती हूँ। डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेड कैसा है, ये चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं। बट इन एंड जनरल बात कर रहे हैं, जनरल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। MNCs देखी होंगी आपने कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कर पा रही हैं। एक प्रोडक्शन का प्रोसेस एक कंट्री में, दूसरी प्रोडक्शन का जो स्टेज है वो दूसरी कंट्री में, एंड सो ऑन। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमें बहुत पहले भी देखने को मिलती है, जब जो यूरोपियंस हैं, जो यूरोप की जो कंपनी थी वो हमारी इंडिया में आती है, ब्रिटिशर्स आते हैं हमारी कंट्री में, और उनका पर्पस था ट्रेड करने का। ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं, वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आके दोबारा सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की झलक हमें तब देखने को मिलती है। बट ग्लोबलाइजेशन 1991 इस ईयर के बाद यूँ कह लो कि इस टाइम पीरियड में फ्लरिश होना शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसने छोड़ना शुरू कर दिया। इसके पहले तो हमने रिस्ट्रिक्ट ही कर रखा था ग्लोबलाइजेशन को कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ। तो इससे पहले रिस्ट्रिक्टेड था, बट 1991 में ये ओपन अप हो गया।
तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी, अब इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इंडियन कंटेक्स्ट में हम समझने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं. As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. अब बहुत सारी चॉइसेस अब हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, मार्केट जाते हैं तो हमें एक कंपनी नहीं बल्कि इतने सारी कंपनीज, इतने सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं. इतनी सारी चॉइसेस मिलती हैं, गुड्स की मिलती हैं, सर्विसेज की मिलती हैं. The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by the leading manufacturers of the world are within our reach. अब डिजिटल कैमरास के इतने ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन हो गया, और भी बहुत सारे हम नेम्स ले सकते हैं. टेलीविजन्स हो गए मेड इन चाइना, मेड इन यूरोप, मेड इन यूएसए, हम इतने प्रोडक्ट्स देखते हैं. मेड इन इंडिया तो हम भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम बाहर जाके सेल कर रहे हैं. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लीडिंग ब्रांड्स के, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं, तो हमारी रीच के अंदर है. हर सीज़न नया मॉडल जो है ऑटोमोबाइल का, ये हमें देखा जाता है. हम देखते हैं इंडियन रोड्स पे ऑटोमोबाइल जो है, हम नई कार्स देखते हैं, न्यू मॉडल्स हम देखते हैं कार्स के, और आसानी से हमें देखने को मिल जाते हैं. लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, लोग परचेज कर पा रहे हैं. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. पहले के टाइम पे Ambassador और Fiat कार्स ही देखी जाती थी, बट आज बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल के, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी कार्स हमें देखने को मिल जाती है आमतौर पर. Today, Indians are buying cars produced by nearly all top companies in the world. जो भारत के निवासी हैं, people of the India, दे आर नाउ परचेज कर रहे हैं कार्स जो नियरली टॉप कंपनीज, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं कार्स. अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स. सिर्फ कार्स की बात नहीं है बल्कि दूसरे गुड्स भी जो हैं वो हम देख रहे हैं, जैसे शर्ट्स हो गई, कपड़े, शर्ट्स हो गई, टेलीविजन्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, डिफरेंट हर तरह की चीज़ें जो हैं, हर तरह के जो गुड्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं. सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज़ रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिना. कुछ ही टाइम पीरियड में हमें इतनी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हुई हैं, मिली हैं. यू वुडंट हैव फाउंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट्स इवन 2 decades बैक. 2 decades पहले भी, 2 decades पहले भी हमें इतनी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं थी, गुड्स या सर्विसेज की हमें देखने को नहीं मिलती थी. बट ये कुछ ही सालों में जो हमारी मार्केट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं. ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो गई हैं, ठीक है. अब ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, रैपिड चेंज हुआ है, इसको समझना कैसे समझें हम इन सबको. वट आर दीज फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या फिर हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल. अब ये जो चेंज हो रहे हैं, ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इतने सारे ब्रांड्स हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही मार्केट में अवेलेबल हो, एक ही जगह अवेलेबल हो ब्रांड्स, बल्कि डिफरेंट एरियाज, मतलब मल्टीपल, मतलब एक मोड़ मुड़ते ही दूसरी मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ब्रांड देखने को मिल जाता है आज के टाइम पे. तो ये सब पॉसिबल जो हुआ है, ये किस तरीके से जो हमारी लाइफ्स को चेंज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ है इन सब चीज़ों का. तो इन इम्पैक्ट्स को समझे, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, कि जो प्रोडक्शन है वो अक्रॉस कंट्रीज़, यानी एक प्रोडक्शन का प्रोसेस है एक कंट्री में, दूसरी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो दूसरी कंट्री में. तो ये विद इन कंट्रीज़ कैसे प्रोडक्शन हो पा रही है, पॉसिबल हो पा रही है. अंटिल द मिडल ऑफ द 20th century प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज़. 20th सेंचुरी की मिडल में तो जो प्रोडक्शन थी वो विद इन कंट्रीज़ ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई, ठीक है, होती थी बेसिकली. What cross the boundaries of these countries were raw materials, food stuff, finished products. पहले तो जो प्रोडक्शन होती थी वो ऐसे नहीं होती, पहले रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो गए, ठीक है, या फिर फूड स्टफ जो हैं वो क्रॉस द बाउंड्रीज शिफ्ट होते थे, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता था, चेंज, ठीक है.
लेकिन कॉलोनीज जो सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, अब कॉलोनीज सच एज इंडिया, इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, फूड स्टफ एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर जाता है, इंडिया से जो बाहर जाएगा वो एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट क्या होगा, जो इंडिया के अंदर आएगा वो इंपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट क्या करते थे हम, फिनिश गुड्स को। एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और फूड स्टफ को, लेकिन इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स को। ट्रेड वॉज अ मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। ट्रेड ही एक रीज़न था जिससे हम डिफरेंट कंट्रीज में जो है कनेक्ट कर पा रहे थे। डिस्टेंट कंट्रीज, फार अवे कंट्रीज से भी हम कनेक्टेड होते थे थ्रू ट्रेड। ट्रेड की वजह से, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट की वजह से। ट्रेड क्या है, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट की वजह से। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, अब जो ये कंपनीज हैं इनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। अब ये क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जो ओन करती हैं या कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक कंट्री से, एक नेशन से ज़्यादा नेशंस में वो अपना प्रोडक्शन जो है वो करती हैं, वो परफॉर्म करती हैं, वो ऑन करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। और जो एमएनसी है वो अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज वहाँ पे सेटअप करती हैं जहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो, चीप लेबर उन्हें मिले और बाकी रिसोर्सेज भी उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएं। ये तो एमएनसीज की बात होगी, विद इन कंट्रीज़ की बात होगी। लेकिन अगर हम अपने पर्सपेक्टिव में सोचें, अगर मेरे को कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है तो मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी कि वहाँ पे जो लेबर है मेरे को सस्ती मिले। ठीक है, बल्कि इंडिया में भी, विद इन इंडिया भी जो वेजेस हैं कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। कुछ किलोमीटर्स के बाद जाने पे वो चेंज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो मैं क्या देखूंगी कि मेरे को जो लेबर है वो चीप मिले, रोड अच्छी हो, ठीक है, वाटर सप्लाई अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है, गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा जो नॉर्म्स होते हैं वो अब मैं अवेल कर पाऊँ। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रिसोर्सेज हैं जहाँ पे मैं रॉ मटेरियल मेरे को ईजिली मिल जाए, जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट मतलब जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरी स्टेट्स में जाकर ईजिली जो है ट्रांसपोर्टेशन मेरे को ईजिली अवेलेबल हो और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो, यानी मैं ईजिली जो अपना जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट कर पाऊँ, दूसरी स्टेट्स में बेच पाऊँ। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए होंगे। तो मैं अगर लोकल लेवल पे मैं ये देख रही हूँ तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो एमएनसीज हैं वो ये इन सब चीज़ों को कंसीडर करती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री में जो लेबर है वो 20,000 रुपीज़ उनको देने पड़ रहे हैं पर मंथ। अब वही दूसरी कंट्री में 10,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो अब जो एमएनसी है वो कहाँ पे जाके मैन्युफैक्चर करेगी, जहाँ पे 10,000 रुपीज़, जहाँ पे लेबर सस्ती पड़े। ठीक है, अब ये जो है हम एग्जांपल पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि जो चाइना है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो जो हम काफ़ी एमएनसीज हैं वो चाइना में जाके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो सेटअप करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। सो मीनवाइल हम एमएनसीज पे आ जाते हैं। एमएनसीज सेटअप करेंगे अपनी ऑफिसेज और फैक्ट्रीज और उनके फॉर द प्रोडक्शन इन रीजन जहाँ पे उनको चीप लेबर मिले और दूसरे रिसोर्सेज भी उनको ईजिली अवेलेबल हो जाएं। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो, एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। यानी जो कॉस्ट है वो कम हो और जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सकें। अब एग्जांपल से समझते हैं स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। अब जो एमएनसी है एक प्रोडक्शन स्प्रेड कैसे करती है। एक लार्ज एमएनसी है वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करती है, वो जो डिज़ाइन करती है वो यूनाइटेड स्टेट्स में करती है। ठीक है, उसका रिसर्च सेंटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, डिज़ाइन करती है अपना प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में वो मैन्युफैक्चर करती है, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में वो अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करती है और फिनिश प्रोडक्ट्स को बाकी दूसरी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बेचती हैं। समझ में आया। एक एमएनसी है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है, डिज़ाइन करती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में वो मैन्युफैक्चर करती है, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में वो अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करती हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स को वो आगे भेज देती हैं दूसरी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीनवाइल जो कंपनीज़ हैं कस्टमर केयर जो ऑफिसेज हैं वो सेंटर्स जो हैं कॉल सेंटर्स वो इंडिया में लोकेट करती हैं। यह आपने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप, इंडिया किस तरीके से जो अपनी प्रोडक्शन है वो स्प्रेड करती है एक एमएनसी।
जो ये एग्जांपल है जहाँ जो एमएनसी थी, ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेच ही नहीं रही, बल्कि प्रोडक्शन भी उसकी ग्लोबली कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज भी ग्लोबली प्रोड्यूस कर रही है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स वे। अब ऑब्वियसली इतनी सारी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करना, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स को फॉलो करना और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, कंट्रोल करना इतने डाइवर्स स्पेस पे, तो ये एक कम्प्लेक्स तरीका होता है, कम्प्लेक्स वे होता है प्रोडक्शन करने का। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि एक प्रोसेस एक कंट्री में, दूसरा प्रोसेस दूसरी कंट्री में, और ये अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड किया गया है। अब ऊपर वाली जो हमने एग्जांपल पढ़ी, तो इसमें हमने देखा कि जो चाइना है ये एडवांटेज उठा रहा है चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन का। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीप लेबर मिलती है उसको, तो यहाँ पे चाइना में जाके जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट खोलते हैं, सेटअप करते हैं। अब मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में ये यूज़फुल कैसे हैं, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप यूज़फुल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजनेस है मार्केट्स की यूएस और यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में ये जो मार्केट्स हैं यहाँ इन मार्केट से काफ़ी क्लोज है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप। इंडिया जो है हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं इंडिया में, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को समझ पाते हैं और इंग्लिश में भी बोल पाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये जो है कस्टमर केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज़ वाई जो कॉल सेंटर्स हैं उसका एमएनसी ने इंडिया में सेटअप करा हुआ था। तो इन सब चीज़ों से एमएनसी जो है 50 to 60% जो है कॉस्ट जो है सेव कर पा रही है। 50 to 60% देख रहे हो, बहुत मेजर बात होती है 50 to 60% अपनी कॉस्ट को सेव करना, बहुत बड़ी बात होती है। तो किस तरीके से ये अपने डिसीजंस को इतने तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, हर कंट्री के इफ़ेक्टिव चीज़ों को पकड़ के, रिसोर्सेज को पकड़ के वो अपने जो कॉस्ट है किस तरीके से उसको सेव कर रही है। अब यहाँ पे जो एडवांटेज है, ये स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल्स कैन बी ट्रूली इमेंस। अब जो एडवांटेज है स्प्रेड आउट करने की, प्रोडक्शन की स्प्रेडिंग आउट करने की डिफरेंट कंट्रीज़ में, बॉर्डर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स करने में मल्टीनेशनल्स को, ये काफ़ी इमेंस है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज जो है इंटरलिंक्ड है प्रोडक्शन के बेसिस पे, एस्पेक्ट पे, कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से रिलेट करती है, इंटरलिंक करती है। यहाँ पे भी हम एमएनसीज की बात ही करेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एमएनसीज काम करती हैं, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हम घर बैठे बैठे हम पूरे ग्लोब को कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सेस रखते हैं, इजीली चीज़ें जो है वो कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द एडुडॉट। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।